एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। रिसीट पेमेंट मैंने कल वापस एक बार रिवाइज किया था। फर्स्ट 2 पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन के आज मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ एंड आगे के पॉइंट्स को कंप्लीट करते हुए हम आज क्लोजिंग भी करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, तो जो हमने पेज नंबर 57 का फर्स्ट 2 पॉइंट कंप्लीट किया था वो पॉइंट को वापस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान सबका चाहिए। ठीक, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स 1 अप्रैल 19 एंड 31 मार्च 20। तो सबसे पहले ये हमें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए करंट ईयर कौन सा है, क्योंकि करंट ईयर के लिए ही हम ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो करंट ईयर सबको मालूम है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल हिंट मैंने बताया है, जो रिसीट पेमेंट का ईयर होता है वो हमारे लिए होता है करंट ईयर। रिसीट पेमेंट आपको 20 का दिया हुआ है, तो 20 ये हमारे लिए बन गया करंट ईयर, 19 हमारे लिए बन गया लास्ट ईयर एंड 21 हमारे लिए बन गया नेक्स्ट ईयर। ठीक, तो अब इन ईयर में से हमें चाहिए एंट्रीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ 20 इस ईयर से रिलेटेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें एंट्रीज चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से ही रिलेटेड। आपको जो क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दिया है, इस रिसीट पेमेंट में सब कुछ मिक्स दिया जाता है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, रेवेन्यू, कैपिटल सबको मालूम है। बट इसको जब हम फाइनल अकाउंट में पोस्ट करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट होती है रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम और कौन से ईयर के? करंट ईयर के। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी एंट्रीज करंट ईयर से रिलेटेड है, वो एंट्रीज को मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करते जाना है। तो हमने देखा था फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आपको कॉलम्स अमाउंट के 2 दिए हैं, एक 19 एंड एक 20। सिर्फ ईयर पे ध्यान दो, 19 एंड 20। तो 19 हमारे लिए है लास्ट ईयर एंड 20 हमारे लिए है करंट ईयर। जो लास्ट ईयर के कॉलम के नीचे एंट्रीज दी है वो लास्ट ईयर में ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये इंफॉर्मेशन है इस कॉलम के अंदर, ये एडजस्टमेंट को आपको ट्रीट करना नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कुछ एंट्रीज, कुछ ट्रांजैक्शंस हो चुके थे। करंट ईयर में आपको सिर्फ इसको एडजस्ट करना है, यानी इस इंफॉर्मेशन को मुझे फाइनल अकाउंट में पोस्ट करते समय सिंगल इफेक्ट देना है। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है। करंट ईयर के नीचे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो होती है करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स। इसके हमें देने पड़ेंगे डबल इफेक्ट हमेशा। लास्ट ईयर के हम डबल इफेक्ट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है। लास्ट ईयर ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, वहां से आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन में जो जो करंट ईयर से रिलेटेड होगा उसको मुझे करंट ईयर में एडजस्ट करते जाना है। ठीक, तो लास्ट ईयर की होती है इंफॉर्मेशन एंड करंट ईयर की होती है एडजस्टमेंट। इंफॉर्मेशन का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट। तो स्टार्ट किए थे हमने फर्स्ट पॉइंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन 19 कॉलम 9000 एंड इन 20 कॉलम 10,000। ये अमाउंट आपको कुछ कहती है। क्या कहती है? कि 19 इस ईयर में 9000 का सब्सक्रिप्शन was outstanding। इस तरीके से इसको रीड करना है। In 2019 9000 का सब्सक्रिप्शन was outstanding। वो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, यानी ये सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में इस हॉस्पिटल को रिसीव नहीं हुआ था। रिसीव कैसे समझा? क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपको रिसीट में दिया है। जो लास्ट ईयर नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग लिखा है यानी वो नहीं मिला था। जो लास्ट ईयर नहीं मिलता उसको कंपल्सरीली आपको करंट ईयर में मिल जाना चाहिए। तो करंट ईयर में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल चुका होगा तो वो रिसीट में दिया होगा। तो रिसीट में आपको टोटल दिया है 1,03,000। हम अज्यूम करेंगे कि ये 1,03,000 में से 9,000 सब्सक्रिप्शन रिलेट्स टू विच ईयर? 2019। क्यों ऐसा अजम्पशन लेना है? क्योंकि स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है जो लास्ट ईयर नहीं मिला वो करंट ईयर में मिल चुका होगा। तो करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 1,03,000। फिर इस 1,03,000 में कुछ लास्ट ईयर का है क्या?
यस है। कहाँ से मिलेगा? ये इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कि 9000 का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर नहीं मिला था, यानी वो कौन सी ईयर में मिल चुका होगा? करंट ईयर। दैट मीन्स आउट ऑफ 1,03,000, 9,000 सब्सक्रिप्शन रिलेट्स टू विच ईयर? लास्ट ईयर। तो ये 1,03,000 में इंक्लूडेड है ना 9,000, ये हमने अज्यूम किया है ना कि ये 9,000 1,03,000 में वो मिल चुका होगा, बट दिस 9,000 रिलेट्स टू लास्ट ईयर। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लास्ट ईयर की एंट्रीज नहीं चाहिए। ये 1,03,000 में 9,000 लास्ट ईयर का होने के कारण हमने क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे आउटर कॉलम में एंट्रीज चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से ही रिलेटेड। तो 1,03,000 में 9,000 रिलेट्स टू लास्ट ईयर, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। इसका सेकंड इफेक्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 के नीचे जितनी भी एंट्रीज दी है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि लास्ट ईयर क्या क्या हो चुका है। ठीक, तो वो इंफॉर्मेशन को मुझे डबल इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर बढ़ेंगे हम आगे सेम पॉइंट में। नेक्स्ट कॉलम में यानी 20 के नीचे भी कुछ दिया हुआ है। 10,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यानी करंट ईयर में 10,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, बट दिस 10,000 रिलेट्स टू विच ईयर? 20, एंड 20 इज अवर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, यानी 19 के नीचे अगर आउटस्टैंडिंग लिखा है तो वो 19 का है, 20 के नीचे अगर आउटस्टैंडिंग लिखा है यानी वो 20 का है। दिस 9,000 रिलेट्स टू लास्ट ईयर, माइनस किया। दिस 10,000 रिलेट्स टू करंट ईयर, इसीलिए ऐड किया। ये सारी एंट्रीज मुझे किसमें एडजस्ट करनी है? सब्सक्रिप्शन में ही एडजस्ट करनी है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। तो एडजस्ट करना है, यानी ऐड नहीं तो माइनस। ऐड कौन सी एंट्रीज करेंगे? जो करंट ईयर की है। माइनस कौन सी एंट्रीज करेंगे? जो लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर की है। ये लास्ट ईयर की है, इसलिए कर दिया माइनस। ये 10,000 रिलेट्स टू करंट ईयर, इसलिए कर दिया ऐड। बट करंट ईयर के नीचे आपको जितनी भी एडजस्टमेंट है उसके आपको देने पड़ेंगे डबल इफेक्ट। तो इसको मुझे डबल इफेक्ट सोचना कैसा है? राइट में ऐड किया विदाउट लॉजिक। ऐड मींस सेम इफेक्ट, यानी मैं इसको राइट में ही पोस्ट करूंगी। लॉजिकली अगर मैं सोचती हूँ तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, इनकम में लिखा है इनकम रिसीव होता है। आउटस्टैंडिंग मींस रिसीवेबल, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट। ठीक, देन हम बढ़े थे सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में भी 19, 20 दोनों कॉलम में अमाउंट दी है। तो 19 कॉलम में ये 8,000 क्या कहता है? सब्सक्रिप्शन बट रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मीनिंग है ना, 19 में आपको ये 8,000 का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था। एडवांस यानी पहले ही मिल गया था। एडवांस हमको कौन सा मिलता है? आगे के साथ का। दैट मींस दिस 8,000 है 20 का, बट आपको रिसीव कब हुआ? 19 में, बट वो है कौन सी ईयर का? 20 का। एंड 20 हमारे लिए क्या है? करंट ईयर है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर का है। करंट ईयर से रिलेटेड मुझे सारी एंट्रीज रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, सब आपको जो करंट ईयर का है वो आपको ऐड ही करना है। तो कर दिया ऐड। बट ये है लास्ट ईयर के कॉलम में, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि लास्ट ईयर क्या हुआ है ये आपको बता रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को सेकंड पोस्ट कर इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर हम बढ़े 20 कॉलम में। 20 करंट ईयर में 6,000 क्या कहता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी करंट ईयर में हमें 6,000 एडवांस में मिले। करंट ईयर के नहीं है, एडवांस में मिले, यानी वो आगे के साल का है, यानी 21 का है। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला। दैट मींस दिस 6,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। वो नेक्स्ट ईयर का होने के कारण हमने क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। जो आपको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है तो इसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज देनी पड़ेगी, कुछ तो भी देना है। पेएबल है, इसलिए वो क्या होती है? लायबिलिटी। करंट ईयर के नीचे दिया है तो सेकंड इफेक्ट तो हमको देना ही पड़ेगा। तो ये हमारा लायबिलिटी विदाउट लॉजिक कैसे रहेगा? राइट में से मैंने माइनस किया, राइट में से माइनस, माइनस यानी अपोजिट, राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है, इसलिए हमने उसको लेफ्ट में रिकॉर्ड किया। ऐसा भी हम सोच सकते हैं। यहाँ तक हम आ चुके थे। अब हम कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शन का अमाउंट
जो ऐड हो रहा है वो ऐड करो, जो लेस हो रहा है वो लेस करो और उसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर करो। 1,06,000 आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। कैसे किया? 1,03 माइनस 9 94 प्लस 10 1,04 प्लस 8 1,12 माइनस 6 1,06,000 हमने कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड किया। फिर ये 1,06,000 आपको क्या बताता है? 1,06,000 सब्सक्रिप्शन रिलेट्स टू करंट ईयर। जो अदर देन करंट ईयर था वो हमने माइनस कर दिया, तो जो बच गया है वो करंट ईयर का है और करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में शो होना ही चाहिए, वेदर रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड कभी भी मिला हो तो वो करंट ईयर के इनकम में दिखना ही चाहिए। तो हमने लिखा 1,06,000 जो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम था सब्सक्रिप्शन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है बिल्डिंग। अब मैं जो बोल रही हूँ बिल्डिंग, देखो लास्ट ईयर के कॉलम में दिया है 13 lakhs एंड करंट ईयर के कॉलम में भी दिया है 13 lakhs। इसका क्या मीनिंग है? बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस की असेट होती है। असेट, जितनी भी असेट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस में जितनी भी असेट्स होती है वो असेट्स को आपको एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। कब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जब तक उस असेट की वैल्यू जीरो ना हो, तब तक आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करते जाना पड़ेगा। वो बिल्डिंग जो आपके पास लास्ट ईयर थी 13 lakhs, लास्ट ईयर की बिल्डिंग करंट ईयर में भी आपको कितनी शो करनी पड़ेगी? 13 lakhs ही। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग को हमने जो लास्ट ईयर यूज किया हम इस साल भी यूज करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर भी यूज करेंगे, हम उसके बाद भी यूज करेंगे। कब तक यूज करेंगे? जब तक वो स्क्रैप ना हो, जब तक हम उसको बेचेंगे नहीं, जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना होगी, तब तक आपको बिल्डिंग एज एन असेट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों कॉलम्स में देखो आपको दिया है 13 lakhs जो लास्ट ईयर बिल्डिंग था, ईयर खत्म होने के बाद क्या बिल्डिंग को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। इसे करंट ईयर में भी आपको कितना रिकॉर्ड करना है? 13 lakhs ही। इस क्वेश्चन में बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो हम रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। जो लास्ट ईयर मेरे पास बिल्डिंग थी मुझे इसको करंट ईयर में भी शो करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कौन सी असेट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है। ये सारी असेट्स को आपको एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करते जाना है जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो। तो बिल्डिंग जो लास्ट ईयर थी वही रहेगी करंट ईयर में भी। तो लिखते हैं बिल्डिंग, कोई चेंज नहीं है, यानी हमने ना ये बिल्डिंग में कोई और बिल्डिंग परचेस की है, ना कोई सेल की है, ना कोई डेप्रिसिएशन है। तो देखो वैल्यू भी दोनों ईयर में सेम ही है। तो 13 lakhs लास्ट ईयर में, करंट ईयर में भी 13 lakhs ही है। कौन सी डेट को? 31 मार्च 20 यानी करंट ईयर के लास्ट डेट को भी बिल्डिंग उतनी ही वैल्यू की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। वापस सोचो, इन्वेस्टमेंट इज अवर असेट और एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है? कहीं भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अमाउंट इज रिसीवेबल, यानी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए असेट ही है। तो असेट्स लायबिलिटीज को आपको एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। कब तक? जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर आपके पास थी 2 lakhs, करंट ईयर के एंड में भी कितनी है? 2 lakhs। यानी ड्यूरिंग द ईयर ना हमने और कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया ना ये इन्वेस्टमेंट को सेल किया। जो लास्ट ईयर आपके पास इन्वेस्टमेंट था वही है करंट ईयर में। ये नहीं भी होता तभी भी हमने क्या अज्यूम किया होता कि जो लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट है उसे मुझे करंट ईयर में भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी असेट है। असेट्स लायबिलिटीज एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो। तो जो लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट थी जब तक हम उसको सेल नहीं करते तब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना होगी उसको
इसको एवरी ईयर एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो जो लास्ट ईयर 2 लाख है, इसीलिए करंट ईयर में भी आपको कितना दिया हुआ है 2 लाख, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे। ये इंफॉर्मेशन है कि जो लास्ट ईयर असेट थी उसको अपने एज इट इज करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था एडजस्टमेंट हम कैसे समझेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, ये सब एडजस्टमेंट होती है, डेप्रिसिएशन। ठीक, देन कैपिटल फंड, कैपिटल पहले सोचो, असेट की लायबिलिटी, कैपिटल वापस करना पड़ता है अमाउंट जब बिजनेस बंद होगा तब, यानी ये लायबिलिटी है। लास्ट ईयर आपके पास ये कैपिटल नाम की लायबिलिटी थी 1,13,000, करंट ईयर में दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी वैल्यू, लास्ट डेट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले इस इंफॉर्मेशन को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल हम लिखते हैं लायबिलिटी में, लास्ट ईयर आपके पास कैपिटल था 10,13,000। एवरी ईयर जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। कब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जब तक उसकी वैल्यू 0 ना। तो जो लास्ट ईयर आपके पास कैपिटल था इसको मुझे करंट ईयर में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो करंट ईयर के भी लायबिलिटी में मैं एज इट इज लिखती हूँ कैपिटल फंड, बट इसका अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम लिखेंगे इसको इनर कॉलम में, क्योंकि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो ऐसा आपको कहा गया है। तो मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगी, फिर कुछ ना कुछ एडजस्ट करके इसकी वैल्यू आउटर कॉलम में वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, तो जितनी भी असेट्स लायबिलिटीज होती है आपको एज इट इज, अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। कब तक, जब तक उसकी वैल्यू 0 ना। डन, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग फंड, देखो सिर्फ बिल्डिंग नहीं लिखा है, आपको आगे में दिया है बिल्डिंग फंड, यानी बिल्डिंग बांधने के लिए पैसा पब्लिक से लिया गया, मेंबर से लिया गया। ये जो फंड है, ये फंड का पर्पस क्या है कि इस फंड का अमाउंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो जो आज मैंने फंड जमा किया है, जो भी पैसा मेरे पास मैंने अलग से रखा है, इसका पर्पस क्या है कि ये फंड यूज करो किसके लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमें कैसे समझा कि इसका अमाउंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होने वाला है, क्योंकि इसके आगे बिल्डिंग लिखा है, फंड के आगे। जितना भी अमाउंट हमें मिलता है वो पूरा का पूरा हम कभी भी यूज नहीं करते, एक्सपेंस नहीं करते, खर्च नहीं करते। सब पार्ट ऑफ अमाउंट हम अलग से रखते हैं, जिसे हम कहते हैं रिजर्व, जिसे हम कहते हैं फंड। हर एक रिजर्व का, हर एक फंड का अपना अपना पर्पस होता है। मैंने अगर कोई फंड क्रिएट किया, कोई रिजर्व क्रिएट किया, यानी पैसा मैंने कुछ अलग से रखा, उस जो मैं अलग से पैसा रखती हूँ उसे मैं नाम देती हूँ रिजर्व, उसे मैं नाम देती हूँ फंड। मैं फंड भी बोल सकती हूँ, मैं रिजर्व भी बोल सकती हूँ। इसका पर्पस होता है, सपोज मैंने कुछ रिजर्व, कुछ ज्वेलरी परचेस करने के लिए मैंने पैसा अलग से रखा, तो उसका पर्पस क्या है, वो पैसा मुझे सिर्फ ज्वेलरी परचेस करने के लिए ही यूज करना है, कोई असेट खरीदने के लिए ही मुझे यूज करना है, तो वो पैसे में से मुझे वो अमाउंट देनी पड़ेगी फॉर परचेसिंग ज्वेलरी, फॉर परचेसिंग एनी असेट। यहाँ पर भी फंड लिखा है, फंड लिखा यानी हमने पैसा अलग से रखा। ये जो हम अलग से अमाउंट रख रहे हैं 5 लाख, इसका पर्पस क्या है कि ये पैसा बिल्डिंग बांधने के लिए दिया जाएगा, यानी ये फंड का अमाउंट मुझे किसी ना किसी को देना है, यानी वो मेरी क्या है, लायबिलिटी है। तो मैं इसे लायबिलिटी में लिखती हूँ। जो लास्ट ईयर आपके पास ये लायबिलिटी थी, करंट ईयर में भी आपकी एज इट इज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कब तक, जब तक ये फंड यूज नहीं होगा तब तक आपको इसको फंड करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये पैसा मुझे बिल्डिंग बांधने के लिए देना है, ये आपको एवरी ईयर शो करना पड़ेगा। मेरे पास लास्ट ईयर फंड था 5 लाख, इस साल मुझे और कुछ डोनेशन मिला था बिल्डिंग फंड के लिए 1,50,000, यानी अब मेरे पास टोटल फंड हो गया है 6,50,000। इसीलिए आपको यहाँ दिया हुआ है क्रॉस क्वेश्चन मार्क, ये आप कंबाइन करके भी शो कर सकते हो।
बट ये कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने जब डोनेशन लिखा तब मैंने इसको सेपरेटली शो किया। अब आपको मालूम है कि जब भी बिल्डिंग फंड मिलता है तो पहले देखो क्या आपने ऑलरेडी कहीं बिल्डिंग फंड क्रिएट किया था क्या। तो मैंने इंफॉर्मेशन में देखा यस मेरे पास ऑलरेडी बिल्डिंग फंड था, तो इस साल मिला हुआ डोनेशन हम उस बिल्डिंग फंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करके भी लिख सकते हो या इसे आप सेपरेटली भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो मिला हुआ बिल्डिंग फंड मुझे देना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तब हम इसको अलग ट्रीट करेंगे, बट तब तक मुझे ये अमाउंट पेएबल है ये शो करनी पड़ेगी, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी। जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है वो एवरी ईयर आपको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है। कब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो तब। तो इसीलिए जितनी भी असेट्स थी मेरे पास, वो असेट्स बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड, लायबिलिटी, कैपिटल फंड, लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक। सबसे पहले क्लोज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फिर हम क्लोज करते हैं बैलेंस शीट। तो टेक द टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। पहले मैं इनकम का टोटल ले लेती हूँ। Income side is 126,200 and expenditure is 1,10,000. Income is more, तो हम इसे इनकम में पोस्ट करेंगे दोनों तरफ। हम ये टोटल दोनों तरफ लिखेंगे 126,200 एंड बैलेंस को हमें शो करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में, बैलेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस। $16,200 बैलेंस को हम टर्म देंगे सरप्लस। एज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इसे प्रॉफिट नहीं कर सकती, वो प्रॉफिट है बट हम इसको नाम देते हैं सरप्लस। प्रॉफिट को, सरप्लस को हमें देना पड़ेगा, जैसे हम प्रॉफिट ओनर को देते हैं वैसे ये सरप्लस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मेंबर्स में। तो ये सरप्लस का अमाउंट मुझे मेंबर्स को देना है, यानी वो लायबिलिटी है। तो मेंबर का अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट, इसमें हम कर देंगे ऐड। जैसे हम प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे, यहाँ हमें सरप्लस कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। 16,200 129,200 आउटर कॉलम में देखो ये जो क्वेश्चन मार्क था वो आ चुका है 29,200। टेक द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। $16,85,200 इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। कैश में करेक्शन करना था वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ करेक्शन करना है। जो भी रिसीट पेमेंट होता है वो अगर टैली है तो आपका क्वेश्चन टैली होना ही चाहिए, उसमें अगर डिफरेंस है तो आपका बैलेंस शीट भी डिफरेंस देगा। यहाँ पर भी रिसीट पेमेंट टैली नहीं था, इसलिए मैंने आपको करेक्शन बताया था कि कैश को चेंज करो 8,200, बट आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो उसमें कोई एरर नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हो रहा है कंप्लीट। 16,85,200 में हमारी हो रही है बैलेंस शीट क्लोज। आ जाओ लाइव में डिस्कस करते हैं, लाइव में जो भी डाउट्स रहेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। थैंक यू।